हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो देखो, आपके सामने फाइनल एग्ज़ाम्स हैं और फाइनल एग्ज़ाम्स में बेहतर परफॉर्म करने का बेस्ट तरीका अब और कोई नहीं बचा। अब सिर्फ रिवीजन, वो भी आपको मॉक टेस्ट से करना होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको नोट करो और उसको या तो उसके कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करो या फिर उस क्वेश्चन को स्किप करो। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। जो आपको चीज़ें आती है उसको बार बार करो, जिससे आप पेपर में जो आती हुई चीज़ें हैं उनको ना छोड़ के आओ। देखो, पेपर सोल्व करने का हमारा मेन मोटिव ये है कि हमारी 3 चीज़ें क्लियर हो जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी आंखों के सामने से निकल जाए, हमारा लगभग हर तरह का क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए तो रिविज़न हो जाए, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे पेपर सोल्विंग अप्रोच समझ में आ जाए कि हम पेपर को सोल्व करेंगे कैसे हम अलग अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को, पहले आ गया सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन कितना आसान है, फिर 4 का आ गया, तो किस तरह से हम इसको टैकल करेंगे। ठीक है, तो आइए मिलके हम इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाइज यूट्यूब चैनल, मैं आपका दोस्त सम्राट। इस क्वेश्चन पेपर को शुरू करते हैं। देखो, आपको पता है कि 2.5 घंटे आपको मिलेंगे पेपर में और लगभग 60 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर सेट 2 है ये, जो पीएमसी केंद्रीय विद्यालय के लिए बना हुआ है। अब आप किसी भी स्कूल से हो, ज़रूरी नहीं है कि आप पीएमसी केंद्रीय विद्यालय का पेपर तभी सोल्व करोगे जब आप इस स्कूल में होगे, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। देखो, सेम सिलेबस है, सेम बुक्स हैं, सेम कॉन्सेप्ट्स हैं। पेपर में आपके 100% लिख के दे रहा हूँ, जो इस सैम्पल पेपर में क्वेश्चन हैं वो आएंगे ही आएंगे। ये कॉन्सेप्ट्स आपको आ जाने चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम कैप्चर्स द रिलेशनशिप बिटवीन द मल्टीपल्स ऑफ 4, 8 एंड 12, 32। अब देखो, आपसे कहा गया है कि देखो, इस तरह का फिगर तब जब भी आएगी, रिलेशनशिप पूछेगा किसी न किसी चीज़ के बारे में। रिलेशनशिप पूछा है मल्टीपल्स ऑफ 4, 8 एंड 32, 4, 8 एंड 32। देखो, जो 32 के मल्टीपल है, जैसे 64, जैसे 128, ये मल्टीपल कैसे हैं? ये मल्टीपल हैं 32 के। अब ये मल्टीपल 32 के हैं तो ये सब के मल्टीपल होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, एवरी मल्टीपल ऑफ 32 इज ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है, एंड एवरी मल्टीपल ऑफ 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, जिससे हमें पता चलता है कि मल्टीपल ऑफ 32 एक सबसेट होगा किसका? मल्टीपल ऑफ 8 का। मतलब मल्टीपल ऑफ 32 अगर ये है तो इसके अंदर मल्टीपल ऑफ 8 आ जाएंगे, और मल्टीपल ऑफ 8 जो हैं, मल्टीपल्स ऑफ 8 जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 उसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 4, जैसे कि 4 का मल्टीपल 8 है, क्लियर। अब 16 है, इसी के ये किसके अंदर आ गई? 8 के मल्टीपल के अंदर, ये तो आ गया 4 के मल्टीपल, तो 4 इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा 4th ऑप्शन सही होगा। मल्टीपल ऑफ 4th नहीं, 3rd ऑप्शन सही होगा हमारा। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि मल्टीपल ऑफ 4 क्या है? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 एंड सो ऑन। क्लियर? मल्टीपल ऑफ 8 क्या है? 8, 16, 24, 32 एंड सो ऑन। मल्टीपल ऑफ 32 क्या है? 32 एंड सो ऑन। मतलब मल्टीपल ऑफ 32 जो होंगे वो मल्टीपल ऑफ 4 में तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4 के अंदर मल्टीपल ऑफ 8 भी आ गया, मल्टीपल ऑफ 8 के अंदर मल्टीपल ऑफ 32 भी आ गया। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 4 ये है, इसके अंदर मल्टीपल ऑफ 8 आ गए, तो ये मल्टीपल ऑफ 4, ये मल्टीपल ऑफ 8 और ये मल्टीपल ऑफ, देखा, तुम्हारे प्यार में दिल ही बन जाता है, ये मल्टीपल ऑफ, एक सेकेंड, मल्टीपल ऑफ 32। ये कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन 4th सही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछता है विदाउट कैलकुलेटिंग प्रिडिक्ट करो वेदर द सम ऑफ 101, 102, 103, 104 इज। देखो आपसे कहा गया है कि कैलकुलेट नहीं करना, लेकिन आपको ये देखना है कि इनका सम क्या होगा। पहली बात 1 ये ओड नंबर है, ये इवन है, फिर ये ओड है, ये इवन है। तो 2 ओड का सम क्या होता है? 2 ओड का सम हमेशा 1 इवन होता है। ओड प्लस इवन का सम इवन होता है, ओड प्लस इवन का सम ओड होता है, और इवन प्लस इवन का सम इवन होता है। क्लियर? अब जब हमें इतना पता है तो हमें पता है 2 ओड का सम इवन होगा, और इन दोनों इवन के बाद उसमें इवन ही जोड़ेंगे तो इवन ही आएगा। तो आंसर क्या आएगा? एक तो इवन आएगा। क्या ये मल्टीपल ऑफ 3 हो सकता है? जब हमारा आंसर ही इवन है, मल्टीपल ऑफ 3 नहीं हो सकता। ओड भी नहीं होगा। अब प्राइम होगा कि नहीं ये चेक करने के लिए आप देखो, कभी भी इवन नंबर प्राइम नहीं हो सकता 2 से ज़्यादा। 2 से बड़ा कोई भी नंबर कभी इवन नहीं हो, कभी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, बिना क्या करे, बिना कैलकुलेट करे। तो आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अ स्टूडेंट राइट्स 3a + b + c 3a + b + c। देखो ये दोनों चीज़ इक्वल हैं, ये चीज़ एक बच्चे ने लिखी। व्हाट इज़ रॉन्ग इन दिस स्टेप? तो इसमें क्या रॉन्ग है ये आपको बताना है। देखो ऑप्शन ए कह रहा है कि 3 इज़ एडेड इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइड। तो 3 ऐड कर दिया गया है मल्टीप्लाई की जगह। नहीं, देखो होना क्या चाहिए पहले तो समझो। 3 अगर ब्रैकेट के बाहर है तो इसका साफ साफ मतलब है कि 3 की इन तीनों से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। और फिर जो तीनों की मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, जैसे 3a, 3b, 3c, इन तीनों को सम कर दिया जाएगा, इनका एडिशन हो जाएगा, ये कह रहा है वो। अब इसने गलती क्या की? इसने सिर्फ a के साथ मल्टीप्लाई कर दी। तो क्या उसने ऐड किया? नहीं। उसने ऐड कर दिया मल्टीप्लाई की जगह? नहीं। 3 इज़ नॉट मल्टीप्लाइड विद ऑल टर्म्स, बिल्कुल सही बात। 3 सबके साथ मल्टीप्लाई नहीं किया गया, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसी के साथ सी और डी भी देख लेते हैं। सी में कहा था बी एंड सी शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो सब्ट्रैक्टेड, देखो बी और सी, सब्ट्रैक्ट का तो कोई सीन ही नहीं है, तो ये तो चीज़ हो ही नहीं सकती। और द साइन इज़ इनकरेक्ट, साइन का भी कोई मसला नहीं है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। विच सिचुएशन डज नॉट शो प्रोपोर्शनल रीजनिंग। देखो इसमें 4 लाइन लिखी गई है, इसमें देखो कि क्या बात ऐसी है जो सही नहीं है, सही तरह से नहीं दिख रही। जैसे ए ऑप्शन कहता है कॉस्ट एंड नंबर ऑफ आइटम्स बोट। दूसरा कहता है डिस्टेंस एंड स्पीड फॉर फिक्स टाइम। सी कहता है टाइम एंड स्पीड फॉर फिक्स डिस्टेंस। और डी कहता है मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड रोल नंबर। तो देखो आपको पता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, या कह लो कि जो मैथमेटिकल लिंक है, या यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है प्रोपोर्शनल रीजनिंग। प्रोपोर्शनल रीजनिंग का मतलब है कि जो एक तरह से आप कह लो कि मैथमेटिकली सही होना चाहिए, ठीक है। नो डायरेक्ट मैथमेटिकल लिंक, इसमें कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। पहली बात तो यहाँ पर कोई लॉजिक ऐसे फिक्स नहीं है, बस आपको दिमाग लॉजिक का यूज़ करना है, फॉर्मूला नहीं है और लॉजिक लगना है। तो आपको देखना है 2 चीज़ कैसे सही तरीके से बैठ रही है, सूट कर रही है, ठीक है। तो बिटवीन स्टूडेंट्स रोल नंबर और देयर मार्क्स, मतलब उसके रोल नंबर और मार्क्स में जो मार्क्स उसको मिले, आपके स्कूल में जो आपको नंबर मिलते हैं उसके बीच और रोल नंबर के बीच कोई लिंक होता है? नहीं, यही पूछा गया है। जैसे कॉस्ट और नंबर ऑफ आइटम्स, मतलब किसी चीज़ पेंसिल कितने रुपए की है और कितनी पेंसिल खरीदी गई है, ये आपस में बिल्कुल एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं कि भाई 4 रुपये की एक पेंसिल थी और मैंने 10 खरीदी, तो कॉस्ट कितनी हो गई? 40 रुपये की पेंसिल आई। कैसे पता चला? क्योंकि हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी? नंबर ऑफ आइटम्स जो हमने खरीदे। दूसरा ऑप्शन कहता है डिस्टेंस और स्पीड फॉर फिक्स टाइम। तो डिस्टेंस कितना था और कितने टाइम में क्या स्पीड रही, ये भी आपस में रिलेट करता है। सी कहता है टाइम एंड स्पीड फॉर फिक्स्ड डिस्टेंस। पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए जो स्पीड है और टाइम है, ये सब आपस में रिलेटेबल है, ठीक है। इनको देखकर ही हम स्पीड का अंदाज़ा लगा सकते हैं पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए। तो ऑप्शन डी ही है एक ऐसा जिसमें आपको रिलेशन नहीं दिखता।
तो यहाँ पर कहा गया था किस सिचुएशन में कोई प्रोपोर्शनल रीजनिंग नहीं दिखती, तो आपके नंबर आने में कितने आपके मार्क्स आए हैं और आपके रोल नंबर में कोई रिलेशन नहीं है, कोई प्रोपोर्शनलिटी नहीं दिखती, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। इफ़ अ नंबर ट्रिक एंड्स with the expression 4x plus 10 minus 4x, clear, what is true about the result? तो इस रिजल्ट के बारे में क्या ट्रू है ये बताना है। इट डिपेंड्स ऑन x, ये पूरा फंक्शन जो है x पर डिपेंड करता है। इट इज़ ऑलवेज 10, क्या ये हमेशा 10 होगा? इट इज़ ऑलवेज 4, इट इज़ ऑलवेज 0। देखो 4x में से 4x चला गया, बचा क्या 10, तो ये हमेशा क्या होगा 10 होगा। इट इज़ ऑलवेज 10, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है आपका, तो आप क्लिक कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज काउंटर एग्जाम्पल टू द स्टेटमेंट ऑल क्वाड्रिलेटरल विद इक्वल डायगोनल्स आर रेक्टेंगल्स। ऑल क्वाड्रिलेटरल्स मतलब वो पोलिनोमियल, वो पॉलीगन जिसके 4 साइड्स होती हैं उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। इक्वल डायगोनल्स मतलब कि अगर ये इस तरह की शेप है तो इसके डायगोनल्स जो होंगे वो इक्वल नहीं होंगे, ये वाला डायगोनल लॉन्गर होगा इस वाले डायगोनल से। तो इक्वल डायगोनल किस तरह से होंगे? इक्वल डायगोनल सिर्फ तब होंगे जब वो रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगल होगा, ठीक है। और यही कहा गया इक्वल डायगोनल्स आर रेक्टेंगल्स। तो ये जिस क्वाड्रिलेटरल के दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगल कहते हैं। ऑप्शन ए स्क्वायर, बी रोम्बस, सी आइसोसेलेस ट्रेपीजियम और डी पैरेललोग्राम। तो इसका काउंटर करना है, इसका क्या देना है? काउंटर एग्जाम्पल। काउंटर एग्जाम्पल कि जिसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो जो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होता है आपका, उसके डायगोनल्स होते हैं इक्वल लेंथ के, लेकिन वो रेक्टेंगल नहीं होता क्योंकि उसके जो आपकी एंगल्स हैं, देखो आसान भाषा में समझते हैं। आपसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काउंटर एग्जाम्पल टू द स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि ऑल क्वाड्रिलेटरल्स, अब कोई भी क्वाड्रिलेटरल ऐसी फिगर जिसमें 4 साइड्स हैं, ठीक है, अपना रेक्टेंगल हो गया हमें पता है। अब ये कह रहा है कि ऐसी फिगर जिसकी 4 साइड्स हैं उस फिगर के डायगोनल्स अगर इक्वल होंगे तो वो हमेशा रेक्टेंगल होगा। अब आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है गलत क्यों है। देखो ये स्टेटमेंट गलत इसलिए है क्योंकि ये बात सही तो है कि अगर दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं तो वो रेक्टेंगल होगा, लेकिन सभी क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल नहीं होंगे क्योंकि एक फिगर होती है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ये फिगर, इसमें भी 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4, इसके भी 2 डायगोनल्स हैं, ठीक है, दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं, लेकिन ये फिगर रेक्टेंगल नहीं है और ये फिगर रेक्टेंगल है। इसका मतलब है कि सभी फिगर, यहाँ पर लिखा हुआ है ना ऑल क्वाड्रिलेटरल्स विद इक्वल डायगोनल्स आर रेक्टेंगल्स, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। और इसको गलत कैसे प्रूव करा हमने? क्योंकि ऑप्शन सी आइसोसेलेस ट्रेपीजियम भी क्या होते हैं, इस आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के भी डायगोनल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आप एक लाइन यहाँ पर लिख सकते हैं अपने आप को याद दिलाने या समझाने के लिए कि एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, बार ट्राइंगल निकल रहा है मुंह से, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हैज़ also diagonals of equal length but it is not a rectangle, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि एवरी स्क्वायर नंबर इज इवन और ओड, तो हर स्क्वायर नंबर या तो इवन होगा या फिर ओड होगा। देखो पहले ही स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, आपको बताना है गलत। जैसे 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 9 का स्क्वायर क्या हो गया 81, तो आपको पता है ये ओड है, ये इवन है, ये भी
ओड है, और आपका 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये इवन है। तो ये बात सही है अपने आप में, हमें ढूंढनी है गलत बात। बी ऑप्शन कहता है एवरी मल्टीपल ऑफ 2 इज इवन, ये भी बात अपने आप में सही है। सी कहता है एवरी मल्टीपल ऑफ 3 इज डिविजिबल बाय 6, तो एवरी मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। तो क्या 9 6 से डिविजिबल है? नहीं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, मतलब ऑप्शन सी अपने आप में गलत है, इसी वजह से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विच एक्सप्रेशन इज ईजियर टू इवेल्युएट मेंटली? इनमें से कौन सा ऑप्शन मेंटली सोल्व करने में ईजी है? 18 इंटू 52 प्लस 18 इंटू 48, ये तो बहुत हार्ड हो गया। सेकेंड 18 इंटू 52 प्लस 48, बहुत हार्ड है। सी 18 इंटू 100, ऑल ऑफ दीज आर इक्वली ईजी। देखो ये वाला ऑप्शन आपको थोड़ा इजी दिख रहा होगा, क्योंकि जब भी हम 100, 10, 1000 मतलब 1 के आगे लगे ज़ीरो की मल्टीप्लाई किसी से भी करते हैं, तो उसका मतलब है उस नंबर के आगे उतनी ही ज़ीरो लग जाती हैं। तो ये सबसे इजी है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 9 पर आते हैं। इफ़ 5 टैप्स फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स देन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टैप्स विल। देखो अगर 5 टैप एक टैंक को 20 मिनट में भर रही है, मतलब 5 टंकियाँ 1 2 3 4 5, एक टैंक को, इस टैंक को इसके अंदर पानी गिर रहा है 20 मिनट्स में भर रही है। देन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टैप्स, अगर टैप की संख्या हम बढ़ा दें, मतलब कि पानी जिन टैप से पानी गिर रहा है टैंक में, अगर हमने टैप्स को ही बढ़ा दिया तो टाइम क्या होगा? कम हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। इंक्रीज द टाइम, डिक्रीज द टाइम, नॉट अफेक्ट द टाइम। टाइम तो अफेक्ट हो गई, जल्दी भर जाएगा तो टाइम में कमी आ जाएगी। डिक्रीज द टाइम सॉरी, तो डिक्रीज द टाइम आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इन अ नंबर ट्रिक विच स्टेप मेक्स द वेरिएबल डिसअपियर फ्रॉम द फाइनल रिजल्ट? किसी नंबर ट्रिक में, तो इस क्वेश्चन में सिंपल कहा गया है कि अगर आप एक नंबर ट्रिक यूज़ करते हैं जिसमें कौन सा स्टेप ऐसा होगा जिसमें कि वेरिएबल, जैसे आप इक्वेशन में देखते हो 2x 4x ऐसे रहता है, तो अगर x है तो ये वेरिएबल कब गायब हो जाएगा? ये वेरिएबल तब गायब होगा जब वेरिएबल में से वेरिएबल ही गायब माइनस कर दिया जाए। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई की बात हो रही है, मल्टीप्लाइंग द नंबर नहीं। यहाँ पर एडिंग अ कॉन्स्टेंट की बात हो रही है, कॉन्स्टेंट मतलब 2 4 ऐसे नंबर, कॉन्स्टेंट ऐड करने पर क्या होगा? वेरिएबल गायब नहीं होगा। डिवाइडिंग द रिजल्ट और सब्ट्रैक्टिंग द ओरिजिनल नंबर, देखो सब्ट्रैक्ट करने पर ओरिजिनल नंबर जो था उसमें से वही नंबर अगर माइनस कर देंगे तो क्या होगा? डिसअपियर हो जाएगा वेरिएबल। ठीक है, तो इफ़ यू स्टार्ट विद एक्स, अगर इसमें हम लिखें इफ़ यू स्टार्ट विद एक्स एंड एट द एंड you subtract x, जो कि the original number है, the variable part becomes 0। ठीक है, और क्या बचेगा? सिर्फ लिविंग ओनली दी कॉन्स्टेंट्स। क्लियर? क्वेश्चन में 11th पर आते हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही था इसका। 11th पर आते हैं। विच फिगर ऑलवेज हैज़ डायगोनल्स? कौन सी फिगर में डायगोनल्स हमेशा होते हैं? जो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को बट आर नॉट नेसेसरी इक्वल। देखो ऐसी कौन सी फिगर है जिसके अंदर डायगोनल्स होते हैं? अब डायगोनल किन किन फिगर में होते हैं वो देखते हैं। रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस और ट्रेपीजियम। ठीक है, अब इन सब में क्या है? डायगोनल्स हैं। अब डायगोनल्स रेक्टेंगल में भी इक्वल होंगे,
और इसमें कहा है कि नेसेसरली इक्वल नहीं भी हो, मतलब इसमें ज़रूरी नहीं है कि इक्वल ही हो डायगोनल, लेकिन रेक्टेंगल में तो इक्वल होने ज़रूरी है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। स्क्वायर में भी डायगोनल्स इक्वल होंगे ज़रूरी है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल हो या नहीं हो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डायगोनल्स हैं इस बात से फ़र्क पड़ता है। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बीच में से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट का मतलब है बीच से कट करते हैं बिल्कुल सेंटर से, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल हो, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, पैरेललोग्राम। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 4 मोर देन अ मल्टीपल ऑफ 4, मोर देन अ मल्टीपल ऑफ 4। देखो यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई नंबर n है, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स क्या होंगे इसके, n+1, n+2, n+3, कॉन्जिक्यूटिव 3 नंबर ये रहे। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, अगर आपने n 5 मान लिया तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे इससे बिल्कुल लगे हुए अगले नंबर 5, 6, 7, 8, 9। क्लियर। तो ये कॉन्जिक्यूटिव 4 नंबर्स हो गए। अब आप देखो, अगर आपने n 5 माना था तो 6 क्या हुआ, n+1, 7 क्या हुआ, n+2, 8 क्या हुआ, n+3। इसी तरह से हमने अगर कोई n मान लिया है नंबर तो उसके कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होंगे, n+3 तक आते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहे गए हैं तो n+3 तक आ गए। अब इनका क्या है, इनका सम की बात की गई है, इनके सम की बात की गई है, तो इन्हें प्लस कर देंगे। इन्हें प्लस कर दिया आपने। अब कहा गया है, देखो इनका प्लस करके कितना आ गया, 1 2 3 4n हो गए, 4n प्लस 1 2 3 3 3 6, 4n प्लस 6 इनका आंसर आ गया। अब कहा गया है आपसे कि जो इनका सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है इज 4 मोर देन अ मल्टीपल ऑफ 4, मतलब कि किसी 4 के मल्टीपल से 4 ज़्यादा है ये। ठीक है। तो इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए हम देखेंगे कि वो नंबर कौन सा हो सकता है। जैसे 24 की बात की गई है तो n 4n यहाँ पर क्या आना चाहिए, 4n प्लस 6 जो हमारा आंसर आया था उसमें अगर हम क्या रख दें, अगर तो बेसिकली देखो इस क्वेश्चन में ना गलती हो रखी है यहाँ पे। द सम ऑफ 4 कॉन्स्टिट्यूटिव नेचुरल नंबर इज 2, यहाँ पर आना चाहिए 2 मोर देन मल्टीपल ऑफ 4। कैसे, देखो 4n प्लस 6 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 4n प्लस 4 प्लस 2। तो 4n प्लस 4 में से आपने 4 कॉमन लिया तो 4 बाहर आ जाएगा, तो n प्लस 1 प्लस 2। तो ये बिल्कुल सही बात लिखी है कि 2 मोर देन मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है। अब इसमें आप वैल्यू पुट करके इक्वल टू में रख के देखोगे 24, 28, 30, 36 किस पर सूट बैठेगा, तो इस पर फिट बैठेगा 30। अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे देखोगे, डायरेक्ट देखो 24 तो डायरेक्ट मल्टीपल ऑफ 4 है ही, तो ये 2 ज़्यादा नहीं है। 28 भी मल्टीपल ऑफ 4 है, ये भी 2 ज़्यादा नहीं है। लेकिन 30 मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 2 है, 4 7 28 फिर प्लस 2 मतलब 30, तो ऑप्शन आपका 30 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। विच पेयर ऑफ एक्सप्रेशंस आर ऑलवेज इक्वल, तो इनमें से कौन सा पेयर ऑफ एक्सप्रेशन हमेशा इक्वल होगा। देखो यहाँ पर ब्रैकेट में x+1 है, इसका मतलब 5 की मल्टीप्लाई x से भी होगी, 5 की मल्टीप्लाई 1 से भी होगी। यहाँ पर सिर्फ लिखा है 5x, 1 से मल्टीप्लाई नहीं हुई 5 की, तो ये हमेशा इक्वल नहीं होंगे। ऑप्शन बी देख लेते हैं। बी में 2 की मल्टीप्लाई x से भी होगी, 4 से भी होगी, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 2 की 4 से हुई तो 8। बिल्कुल सही बात है, दोनों हमेशा इक्वल रहेंगे, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड, तब तक आप ध्यान से देखो। हमारा असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें कि आपसे कहा गया है कि पहले 14 to 15 मतलब 2 क्वेश्चन आपको असर्शन और रीज़न वाले दिए गए हैं। अब देखते हैं असर्शन क्या है। असर्शन कहता है इफ़ टू रेशोज आर प्रोपोर्शनल, अगर 2 रेशो प्रोपोर्शनल है देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट्स आर इक्वल,
देखो सिंपल सी बात है, अगर दो, पहले तो बात करो रेशो की, A रेशो B, ये होता है A रेशो B, फिर आता है आपका C रेशो D। अगर ये दो रेशो हैं तो इनका प्रोपोर्शन क्या होगा? इनका प्रोपोर्शन होगा इस तरह से, ठीक है। तो अगर A प्रोपोर्शन B प्रोपोर्शनल है C रेशो D के, तो कहा गया है कि देयर क्रॉस प्रोडक्ट्स, मतलब कि A की D से और B की C से मल्टीप्लिकेशन इक्वल होंगी। बिल्कुल सही बात है, A की B से और C की D से मल्टीप्लिकेशन बराबर होगी। क्लियर? तो ये बात अपने आप में सही है, तो ट्रू लिखा हुआ है। रीज़न क्या है इसके पीछे? कि इक्वलिटी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज़ द कंडीशन फॉर टू रेशोज टू बी इक्वल। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो आपका ऑप्शन 14th के लिए ए होगा, ये वाला, जिसमें बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 15 देखते हैं। असर्शन क्या कहता है? कि एवरी रेक्टेंगल इज़ अ पैरेललोग्राम। हर एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं है। देखो पैरेललोग्राम होने की शर्त क्या है? कि उसकी 4 साइड्स होनी चाहिए और आमने सामने की साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो वो क्या है? पैरेललोग्राम कहलाएगा। लेकिन रेक्टेंगल में एक और कंडीशन होती है कि उसके चारों एंगल 90 डिग्री होने चाहिए, ठीक है। तो एवरी रेक्टेंगल इज़ अ पैरेललोग्राम, सही बात है, ट्रू है। और इन अ रेक्टेंगल एंगल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल। तो एंगल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। इन अ रेक्टेंगल एंगल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये तो थोड़ा कुछ, ये एंगल्स बाइसेक्ट नहीं करते। जब यहाँ से डायगोनल आएगा तो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, एंगल्स नहीं करते। तो ऑप्शन आर फॉल्स हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। तो ये सी होगा 15th का। सेक्शन बी पर आते हैं। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 6 क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है द डिजिटल रूट ऑफ एन 8 डिजिट नंबर इज़ 5। डिजिटल रूट 8 डिजिट नंबर का, मान लो कोई नंबर है जिसकी 8 डिजिट है, उसमें उसका डिजिटल रूट क्या है? 5। व्हाट विल बी द डिजिटल रूट ऑफ 10 मोर देन दैट नंबर। मतलब इससे 10 ज़्यादा कोई नंबर है अगर, तो उसका डिजिटल रूट क्या होगा? और एक्सप्लेन करो अपने आंसर को। देखो अगर कोई नंबर है और उसका डिजिटल रूट ऑफ एन 8 डिजिट नंबर इज़ 5, तो 10 अगर ऐड कर दे, उसमें 10 ऐड करने पर क्या होगा? मान लीजिए यहाँ पर 7 था लास्ट में, 10 ऐड कर दिया, क्या हो जाएगा? यहाँ पर 57 था, 10 ऐड करने पर 67 हो जाएगा। मतलब ये 1 ऐड होगा, ठीक है, 5 के अंदर। क्लियर? तो 1 ऐड होने की वजह से क्या होगा? जो डिजिटल रूट 5 था इसमें भी 1 ऐड हो जाएगा। कितना आ गया? 6। अब कैसे काम करता है ये देख लो। मान लो आपके पास 74 5 7 6 9 3 2 ये नंबर है, ठीक है, 4 5 6 7 8। अब इस 8 नंबर में आपने 10 ऐड कर दिया, कितना आ गया? 7 4 5 7 6 9 4 2, ये आ गया। इतना क्लियर है? अब डिजिटल रूट क्या होता है? डिजिटल रूट होता है इनका आपस में सम, ठीक है। जैसे 7 4 कितना हुआ? 11, 11 5 कितना हुआ? 16, 16 7 कितना हुआ? 23, 23 6 29, 38 और 3 41 और 2 43, 43 4 और 3 इन दोनों का सम 7। तो इनका डिजिटल रूट, जिसको हम डिजिटल सम भी बोल लेते हैं, रूट क्या हुआ? 7 हुआ इसका। क्लियर? अब अगर इसमें हमने 10 जोड़ दिया तो वैल्यू क्या आई? ये आई। और इसका डिजिटल रूट कितना हुआ? यहाँ पर सिर्फ 3 के बजाय 4 हो गया, तो डिजिटल रूट 8 हो गया। मतलब अगर 10 जोड़ते हैं तो डिजिटल रूट में सिर्फ +1 होना है। और हमारे पास गिवन क्या था? डिजिटल रूट था 5, +1 कर दिया, 6 हो गया, ठीक है। अब इसको प्रॉपर कैसे करोगे? प्रॉपर आपको आंसर शीट में मिलेगा, जितनी PDF मिलेगी उसमें क्वेश्चन पेपर के साथ डिटेल सॉल्यूशन होगा, उसमें आपको प्रॉपर आंसर दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 को आते हैं। इसको कैसे करोगे? अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 इक्वल साइड्स।
आपको पता है क्वाड्रिलेटरल की 4 इक्वल साइड्स हैं, 1 एंगल ऑफ 90 डिग्री, उसका एक एंगल 90 डिग्री है। पूछा गया है कि विल इट ऑलवेज बी ए स्क्वायर, आंसर यूजिंग ज्योमेट्रिकल रीजन। तो बताओ क्या वो हमेशा स्क्वायर होगा, और इसके पीछे का रीज़न भी बताओ। देखो अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड्स इक्वल है, या तो वो रोम्बस हो सकता है या वो स्क्वायर हो सकता है। अब अगर रोम्बस में एक भी साइड 90 डिग्री हुई तो याद रखना कि बाकी साइड्स अपने आप 90 डिग्री हो जाएंगी। ये यहाँ पर सूट नहीं करता, यहाँ पर 90 डिग्री होगी। अगर ये 90 डिग्री हुई, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल हैं, चारों साइड्स इक्वल हैं, तो आप देखो इसका ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, और ये तभी पॉसिबल है जब ये चारों 90 डिग्री हो। तो जी हाँ, आपका आंसर लिखा जाएगा सेकंड का आंसर लिखते हैं कि येस, अ क्वाड्रिलेटरल विद 4 इक्वल साइड्स इज अ रोम्बस। क्वाड्रिलेटरल, तो देखो जो क्वाड्रिलेटरल है विद 4 इक्वल साइड्स, उसको हम क्या बोलेंगे, ये रोम्बस हो गया। ठीक है, अब इस रोम्बस में कहा है कि अगर रोम्बस का रूल क्या है, रोम्बस का रूल है कि उसके इन रोम्बस ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब कि जो रोम्बस है उसका ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए और ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट एंगल, मतलब कि जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180। ठीक है, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180। तो एडजेसेंट एंगल हमेशा क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। इफ़ वन एंगल इज़ 90 डिग्री, अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होगा तो उसका ऑपोजिट 90 होगा, और अगर जब ये ऑपोजिट 90 होगा, मान लो ये रोम्बस है और इसमें एक भी 90 डिग्री होगा तो इसका ऑपोजिट इक्वल होगा हमेशा रोम्बस में, ये भी 90 होगा। अगर ये 90 है तो ये दोनों एंगल जो हैं, ये और ये वाला एंगल हमेशा सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री मतलब ये अगर x है तो इन दोनों का सम क्या होगा, 90 प्लस x 180 होगा। तो x कितना आ गया, 180 माइनस 90, तो x भी 90 होगा। और अगर ये 90 होगा तो ऑपोजिट ये भी 90 होगा। तो इसका मतलब अगर रोम्बस में एक भी एंगल 90 हो गया तो वो क्या बन जाएगा, अपने आप में स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर। और यही इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है कि द ऑपोजिट एंगल्स इज 90 डिग्री एंड द एडजेसेंट एंगल मस्ट बी 180 माइनस 90 विच इज 90। अ रोम्बस विल ऑल 90 डिग्री एंगल इज अ स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 2 फ्रेंड्स हैं, एक गोरी एक नैना, आर cohorts. गोरी सेज यू हैव ट्वाइस एज मैनी काउ एज आई डू, मतलब दोनों गायें रखती हैं। ठीक है, दोनों के पास गाय। गोरी कहती है कि तुम्हारे पास ट्वाइस एज मैनी काउज एज आई डू, मतलब मेरे पास जितनी है, अगर गोरी के पास x है तो तुम्हारे पास दुगनी है मुझसे, 2x है। तुम्हारे पास कितनी है, दुगनी है। अगर गोरी के पास x है तो नैना के पास 2x है। नैना सेज इफ़ आई गेव यू 3 ऑफ माई काउज, अगर मैं तुम्हें अपने में से 3 काउ दे दूँ तो वी वुड हैव द सेम नंबर, तो हम दोनों के सेम नंबर हो जाएंगे। मतलब अगर 2x में से 3 हटा दूँ मैं और x में 3 जोड़ दूँ तो हमारे ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। ठीक है। हाउ मैनी काउज डू गोरी एंड नैना हैव, तो आपको बताना है कितनी काउज उन दोनों के पास होगी। तो आप एक चीज़ देखो कि नैना के पास कितनी काउ है, 2x, और गोरी के पास कितनी है, x। तो x में से 3 हमने प्लस कर दी नैना से लेके, और 2x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 3। अब x इस तरफ चला जाएगा और 3 इस तरफ आ जाएगा, तो 2x प्लस 3, 2x प्लस x इक्वल टू 3 प्लस 3, तो 3x इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। मतलब गोरी के पास कितनी थी, गोरी के पास थी x जो कि हो गया 2। नैना के पास कितनी थी, 2x जो कि हो गया, कितना हो गया, 4। अब इसमें देखो ये गलती आप हमेशा करो। अच्छा मुझे बताइए कि इसमें गलती क्या करी। ये पेपर में जो तुम गलती करोगे इससे ही तो सीखोगे। ध्यान दो, जब मैंने यहाँ पे कहा
कि g की वैल्यू x है, मतलब गोरी के पास x काउज है और नैना के पास 2x काउज है क्योंकि ट्वाइस है, सही बात है। तो एक तरफ x + 3 मतलब गोरी से लेकर नैना से लेकर, देखो दोबारा से समझाता हूँ, वैसे तो मैं समझा चुका पूरा तरीके से। मान लो गोरी के पास x काउज है और नैना के पास 2x है, ठीक है, ये गिवन है। अब वो कहता है कि अगर गोरी को हम 3 काउ दे दें, किसके पास से दे दें, नैना के पास से लेकर, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एक इक्वेशन बन गई, गोरी को 3 काउ दे दी नैना से लेकर, गोरी की वैल्यू क्या थी, x, तो x + 3, नैना की वैल्यू क्या थी, नैना की थी 2x - 3। क्लियर। अब यहाँ पर आपने देखा गलती करी, ये गलती आप पेपर में मत करना, मैंने जानबूझ के किया पर आप पेपर में मत कर देना। जो 2x है ये x पॉजिटिव है, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, ये 3 नेगेटिव है, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो इधर आप देखो कि हमने इधर 3 ले गए तो 3 + 3 हो गया, और x इस तरफ ले गए तो 2x नेगेटिव का x हो गया, तो 3 + 3 6 और 2x - x x, तो x की वैल्यू आ गई 6। मतलब गोरी के पास 6 काउज हैं और नैना के पास 12, 2 × 6 मतलब 12 काउज है। क्लियर। तो गोरी हैज़ 6 काउज एंड नैना हैज़ 12 काउज। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अ क्रेन इज 155 सेंटीमीटर टोल, एक क्रेन है 155 सेंटीमीटर ऊंची। क्लियर। इट्स नेक एंड द रेस्ट ऑफ इट्स बॉडी आर इन द रेशियो 4:6। तो एक क्रेन है, ठीक है, ये क्रेन हो गई, ये मान लो कुछ इस तरह से क्रेन हो गई। अब इस क्रेन में क्या है कि इसकी हाइट कितनी है, 155 सेंटीमीटर टोल। इसकी जो बॉडी और इसकी नेक, मतलब ये जो इसकी गर्दन है, इसके और इसकी बॉडी के रेशियो क्या है, 4:6 है। क्लियर। इतना क्लियर है। तो रेशियो ऑफ नेक लिखेंगे हम पहले, इसको करते हैं, यहीं पर कर लेते हैं, रेशियो नेक टू द बॉडी कितना है, 4:6। क्लियर। टोटल पार्ट्स कितने हो गए, अगर हम देखें टोटल पार्ट्स हो गए 4x + 6x 10x, इसके टोटल पार्ट हो गए। टोटल हाइट कितनी है, हाइट इसकी है 155 सेंटीमीटर। क्लियर। अब नेक लेंथ आपको निकालनी है, पूछा गया ना हाउ लॉन्ग इज द नेक, तो नेक की लेंथ कितनी होगी ये आपको बताना है। अब देखो नेक कितनी है, 4, तो 4x / 10x × 155 कैसे आया ये, देखो जब भी हम लेंथ निकाल रहे हैं तो वो टोटल, मतलब लेंथ ऑफ नेक / टोटल, मतलब कह लो कि आप पार्ट ऑफ नेक / टोटल पार्ट ऑफ बॉडी किस रेशो में था, 4:6 तो सिर्फ बॉडी के साथ था, रेस्ट जो बॉडी थी, और टोटल बॉडी कितनी हो गई, टोटल बॉडी हो गई 10, तो ये 4 / 10 आ गया। अब इतना हिस्सा नेक का है कि अब इतना हिस्सा टोटल का, और टोटल कितना था 155 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर आ जाएगा 62 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। इफ़ राम टेक्स 1 hour टू कट अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल्स
एंड श्याम टेक्स 1.5 hours टू कट द सेम क्वांटिटी, हाउ लॉन्ग विल दे टेक इफ़ दे वर्क टुगेदर। तो आपसे कहा गया है राम इतनी देर में कोई काम करता है और श्याम इतनी देर में कोई काम करता है, तो अगर वो दोनों साथ मिलकर करें तो कितनी देर में वो काम करेंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आइए करते हैं। राम की स्पीड लिख लेंगे पहले, कितनी है वेजिटेबल काटने की, 1 जॉब 60 मिनट्स। क्लियर। शाम की स्पीड क्या है, 1 जॉब 90 मिनट्स। ठीक है, अब कंबाइंड स्पीड क्या होगी। आज राइटिंग बहुत खराब आ रही है। कंबाइंड स्पीड होगी 1/60 प्लस 1/90, जो कि हमें पता है 60 और 90 का हम क्या करेंगे, हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम 60 और 90, 30 2 ज़ा और 3 ज़ा, 2 1 ज़ा 3 एज इट इज़, 3 1 ज़ा 1 एज इट इज़, 3 2 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 180। मतलब कि एलसीएम ऑफ 60 और 90 कितना हो गया, 180। अब जब एलसीएम 180 हो गया तो हम नीचे 180 बनाएंगे दोनों तरफ। यहाँ पर भी 60 है, 180 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी, और यहाँ पर 90 है तो 180 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। ठीक है, तो ऊपर क्या था, ऊपर भी सेम मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 से 2 से, कितना आ गया हमारा, यहाँ पर आएगा 3/180 प्लस 2/180। अब दोनों बेस सेम आ गए, बेस सेम आ गए तो हम 180 एक बार लिखेंगे, ऊपर न्यूमरेटर ऐड कर देंगे, कितना आ गया 6/180, 5/180। बताओ 3 + 2 भी सही प्लस नहीं कर रहे हम, 5/180, जो कि होता है कितना, जॉब पर मिनट, दोनों मिलकर काम करेंगे, जॉब पर मिनट। अब आते हैं टाइम टेकन, टाइम कितना लेंगे। टाइम टेकन है रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड, पेपर में एज इट इज करना है, रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड। तो रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड कितनी होगी, देखो स्पीड आई थी ये, अब इसका रेसिप्रोकल कितना है, इसका उल्टा कर देंगे तो 180/5, जो क्या हो गया, आपका आंसर आ गया 36। तो 36 मिनट्स लगेंगी दोनों को एक साथ काम करने में। ठीक है, ये आपका प्रॉपर आंसर हो गया फिफ्थ वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। फिल इन द एम्प्टी सेल्स इफ x एंड y आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर x और y इनवर्स प्रोपोर्शन में हैं तो x और x = 1/y ऐसे हैं, तो आपको ये जो दी गई खाली स्थान है ये भरने हैं। ठीक है, अब इनको भरते हैं। देखो अगर पहली बात करें तो x y = k, ये हम मान लेते हैं। इन्वर्स प्रोपोर्शन का मतलब है कि दोनों की मल्टीप्लाई x × y कुछ तो होगा, k है। क्लियर, कांस्टेंट हमने k मान लिया है। फ्रॉम द फर्स्ट फिल्ड कॉलम इससे हम k निकालेंगे। कैसे, x की वैल्यू 16 है, y की वैल्यू 9 है, x और y मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 16 × 9, जो कि होता है 144। तो हमें पता चला k की वैल्यू क्या है, 144। इतना क्लियर हुआ। अब कॉलम 2 पर आते हैं। क्योंकि हमें पता है x और y मिलकर k हैं, तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हर बार। यहाँ पर x की वैल्यू दी गई है, x की वैल्यू रख देंगे 12 × y = 144। तो 144 मतलब
y की वैल्यू निकालने के लिए 144 को 12 इस तरफ नीचे चला जाएगा, तो 12 ज़ा 1, y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 12 आ गई। इसी तरह से आप दोबारा से करोगे 48, इस बार x y इक्वल टू k था, x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू दे दी गई 48, ये रही 48 इक्वल टू 144, x की वैल्यू आएगी 144 डिवाइड बाई 48, तो क्या बनेगा 3, तो ये कट कर 3 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 3 आ गई। सेम इसी तरह से 36 के साथ आप खुद करेंगे। सेक्शन सी पर आते हैं। हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 5 क्वेश्चन आपके सामने, इस तरह से हम शुरू करते हैं, ठीक है। और हमारे पास टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? टोटल क्वेश्चन है हमारे पास, केस बेस्ड क्वेश्चन लास्ट में आएगा, इससे पहले सेक्शन डी आएगा, और अभी हम सेक्शन सी पर हैं। 1 मिनट का ब्रेक, तो हम आ गए हैं सेक्शन सी के फर्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो, इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें कहा गया है आपसे कंसिडर एनी 3 डिजिट नंबर, लेट्स से ABC। अगर 3 डिजिट नंबर है और ABC वो नंबर है, मेक 2 अदर 3 डिजिट नंबर बाय साइक्लिंग द डिजिट। इसी सेम डिजिट्स के साथ 2 नंबर ओढ़ लो आप, ABC, BCA और CAB, ठीक है। 3 नंबर आपको मिल गए। नाउ ऐड द 3 नंबर्स, इन तीनों को ऐड करो यूजिंग अलजेब्रा। जस्टिफाई करो कि इनका सम डिविजिबल बाय होगा 37। इनका सम किसके इक्वल होगा, इनका सम हमेशा 37 से डिविजिबल होगा, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। और ये भी देखो क्या ये हमेशा 3 से भी डिवाइड होगा। तो आइए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। देखो, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, सेक्शन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन सी, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1, जस्टिफाई करना है ABC प्लस BCA प्लस CAB इज डिविजिबल बाय 37 एंड 3। तो एक्सपेंड द नंबर्स, आपको हमेशा ABC, CAB और BCA, ये 3 नंबर आपके पास है। इन 3 नंबर को अगर आप देखो तो कैसे देखोगे? फॉर एग्जांपल आपने 431 लिया, ठीक है। अब ये नंबर 400 प्लस 30 प्लस 1 लिखा हुआ है। सेम इसी तरह से हम ABC को कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये 100 प्लेस पर है, ठीक है। 1s 10s 100s प्लेस पर है, तो 100s A प्लस 10s B प्लस C, ठीक है, यूनिट प्लेस पर C है। इसी तरह से BCA को करेंगे 100s B प्लस 10s C प्लस A। ऐसे ही CAB को लिखेंगे हम 100s C प्लस 10A प्लस B। अब आपने देखा कि हमारे पास हमने इसको एक्सपेंड कर लिया। इसको क्या बोलेंगे इस टर्म को, कि एक्सपेंड दी नंबर्स, ठीक है। ये हमारे एक्सपेंड हो चुके हैं। इसके बाद आप देखोगे हम करेंगे क्या, सम। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप यहाँ लिख देते हैं। ये आपका फर्स्ट स्टेप, ये आपका सेकंड स्टेप। सम करेंगे, सम करने के बाद इनको यहाँ पर सम करते हैं। सम करने के बाद क्या आया, 100A प्लस A प्लस 10A। एक A ये रहा, एक A ये रहा और एक A ये रहा, तो A प्लस 10A प्लस 100A, क्लियर। सेम इसी तरह से B प्लस 10B प्लस 100B, ठीक है। और C प्लस 10C प्लस 100C, क्लियर। अब आपने देखा कि हमने तीनों को ऐड कर लिया। अब बना क्या, 110 और प्लस A, इसका मतलब है 111A प्लस 111B प्लस 111C। आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसमें से आप 11 कॉमन ले सकते हो। 111 कॉमन ले लिया आपने, A प्लस B प्लस C, हमारा ये आंसर आ गया। अब हमने सम किया, हमारी ये वैल्यू आ गई। अब आप एक बात बताओ कि 111 जो है ये किससे डिविजिबल है? ये हमेशा याद रखना, हमेशा 111 37 से डिविजिबल होता है। 37 3 होता है 111। तो आप लिखोगे सिंस 111 इक्वल टू 3 इंटू 37 द सम
इक्वल टू 37 इंटू 3 इंटू a प्लस बी प्लस सी a plus b plus c, which means therefore the sum is divisible by both 37 and 3. क्लियर? इस तरह से हमने अपना आंसर लिखा और हमने कंप्लीट किया. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन सी. क्वेश्चन नंबर 2 कहता है A tractor can plough the same area of a field 4 times faster than a pair of oxen. देखो, अगर एक बैलों का जोड़ा ये है और एक ट्रैक्टर है. ट्रैक्टर 4 गुना तेज़ी से एक खेत को जोत देता है. जोतना मतलब प्लफ करना, उस फील्ड को मतलब उसको आप कह लो उगाई करना वहाँ पे, है ना. जोतना मतलब होता है रेडी टू फार्म. तो अ पेयर ऑफ ऑक्सन टेक्स, अगर एक पेयर ऑफ ऑक्सन मतलब एक बैलों का जोड़ा 6 घंटे ले रहा है 1 एकड़ लैंड को. मतलब कि अगर ऑक्सन, देखो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया ए पेयर ऑफ ऑक्सन कितनी देर में फील्ड को प्लफ कर देगा और 20 एकड़ फील्ड है और वो 1 एकड़ को 6 घंटों में कर रहे हैं. तो ऑक्सन जो है वो कितने में कर रहा है? रेट क्या है? रेट ऑफ प्लफ मतलब कि पर एकड़ कितने देर में? 6 आवर्स पर एकड़. क्लियर? अगर 6 आवर्स पर एकड़ है, हमसे पूछा गया है टाइम फॉर 20 एकर्स. 20 एकर्स कितना हो जाएगा? 6 इंटू 20 विच इज़ 120 आवर्स. क्लियर? सेम इसी तरह से जब हमसे पूछा गया ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर कितने में करेगा? तो आपको पता है ट्रैक्टर कितना है? 4 गुना तेज़ काम करता है. तो रेट क्या हो गया ट्रैक्टर का काम करने का? 4 टाइम्स फास्टर देन पेयर ऑफ ऑक्सन. मतलब बैलों के जोड़े से 4 गुना तेज़ से काम करता है. तो टाइम पर एकड़ कितना हो जाएगा? 6 डिवाइड बाई 4. क्लियर? 6 डिवाइड बाई 4 आवर्स पर एकड़. अब इसी रेट से वो काम करेगा कितना? 20 फील्ड का. तो टाइम फॉर 20 एकर्स कितना हो जाएगा? 20 इंटू 6/4. तो 4 से 4 5 ज़ा 20 होता है और 5 6 ज़ा 30. तो 30 आवर्स में एक ट्रैक्टर खेत को जोत देगा, जबकि 120 आवर्स में बैलों का जोड़ा जोत रहा था. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स हैव इक्वल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर. आपको क्वाड्रिलेटर बनाना है जिसके जिसके डायगोनल्स 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है. ठीक है, एक चीज़ क्लियर हुई. दैट बाइसेक्ट ईच अदर. 2 डायगोनल हो गए एक क्वाड्रिलेटरल के, जिसमें हमें पता है कि बैटरी डाउन हो गई हमारे सिस्टम की. डायगोनल जिसमें पता है ये दोनों 10 सेंटीमीटर के हैं. दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर नहीं, बाइसेक्ट कर रहे हैं. एंड इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ पहले 40 डिग्री फिर 90 डिग्री. एक बार ये 40 डिग्री बना रहा है यहाँ पर और एक बार ये 90 डिग्री बना रहा है. और ये बाहर कुत्ता इतना भौंक रहा है ना, गुस्सा बहुत मुझे आ रहा है. ठीक है, तो एक बार 40 डिग्री एक बार 90 डिग्री है. तो 90 डिग्री में क्या बनेगा? हमारा अपने आप ही 90 डिग्री में क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा. और 40 डिग्री वाला रेक्टेंगल बन जाएगा. कैसे? देखो क्वेश्चन नंबर 3 अगर मैं आपको इसको बताऊं, तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? एक लाइन सेगमेंट आप AC ड्रॉ करोगे. आपको पता है कि आपने AC ड्रॉ करी, ये लाइन ड्रॉ करी जिसकी 10 सेंटीमीटर लेंथ रखी आपने.
इसमें मिड पॉइंट आपने ओ रखा है यहाँ पर। ड्रॉ अनदर लाइन सेगमेंट बी डी ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर पासिंग थ्रू ओ। ओ से ही पास होती हुई बी डी ड्रॉ करी जो कि 10 सेंटीमीटर की है अगेन। फिर इट मेक्स एंगल ऑफ 40 डिग्री, और इन्होंने 40 डिग्री का एंगल बना रखा है। एंश्योर करो ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी एज वेल, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, ये डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये बीच से कट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो ये सेंटर होना चाहिए। ज्वाइन कर दो अगर इनके पॉइंट्स को, तो ये क्या बनेगा, ए बी सी डी इज अवर रेक्टेंगल जो हमें रिक्वायर्ड था। क्लियर। सेम इसी तरह से अगर हम इसको 90 डिग्री रखेंगे तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसे होगा। पहले आपने 10-10 सेंटीमीटर के 2 डायगोनल खींचे जो कि बीच से तो कट कर ही रहे थे, एक दूसरे को बीच से तो कट कर ही रहे थे, बल्कि 90 डिग्री भी फॉर्म कर रहे थे। जिसके बाद हमें पता चलता है क्योंकि डायगोनल्स की लेंथ बराबर है और ये बीच से कट कर रहे हैं, तो ये क्या फॉर्म करेंगे, ये बनाएंगे स्क्वायर। क्लियर। तो हमारा क्या क्या बन जाएगा, हमारा एक बन जाएगा स्क्वायर और एक बन जाएगा रेक्टेंगल। इस तरह से आपको बनाकर दिखा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 4 में इफ़ 31z5 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9 तो फाइंड z। देखो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा 9 कैसे फाइंड कर, कोई भी नंबर है वो 9 का मल्टीपल कब होगा, वो 9 का मल्टीपल तब होगा जब हम उसका जो डिजिटल सम है, यहाँ देखते हैं, डिजिटल सम मतलब 31z5 जो ये नंबर है अपने आप में, इसका डिजिटल सम का मतलब है 3 + 1 + z + 5। इनका सम 9 आना चाहिए या आपका आना चाहिए 0। अब 3 + 4 + 5 + z इक्वल टू कितना हो गया, 9 + z। अब 9 तो आ गया, इसको 0 बनाने के लिए क्या करें हम, 0 बनेगा नहीं, 0 बनाने के लिए हम बन नहीं सकता, तो इसमें क्या ऐड करेंगे, 9 ऐड कर देंगे। तो 9 में जो z है, z की वैल्यू अगर हम 9 रख दें तो 9 + 9 कितना हो जाएगा, 18, और इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा, फिर से 1 और 8 9। इसका मतलब z की वैल्यू अगर हम 9 रखें, z की वैल्यू अगर हम 9 रखें तो ये जो वैल्यू बनेगी 3195, ये क्या होगी, डिविजिबल बाय 9 होगी। क्लियर। डिविजिबल बाय 9 होगी। अब अगर ये डिविजिबल बाय 9 है, यही हमसे कहा गया था कि आप z की वैल्यू निकालो, तो z की वैल्यू या तो हम 0 रख सकते हैं या हम 9 रख सकते हैं, ठीक है। और इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे वो आपको PDF में मिल जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, प्रॉपर तरीके से ही कराया हमने। हम लिखेंगे डिविजिबिलिटी रूल फॉर 9, सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, सम ऑफ डिजिट करके दिखा देंगे। उसके बाद z की वैल्यू देखो, क्योंकि सिंस z इज़ अ सिंगल डिजिट, 0 या फिर 9, सिंगल 0 से 9 के बीच में होगा z ऑब्वियसली, तो 9 + z कैन बी 9 और 18, ठीक है। तो इफ़ 9 + z इक्वल टू 9 देन z इक्वल टू 0, और 9 + z इक्वल टू 18 देन z वुड बी 9। तो हमें पता चल गया कि 2 ही आंसर पॉसिबल है, या तो 0 या 9, ठीक है। प्रॉपर ऐसे करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। 4th हमारा हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 4th के और पार्ट पर आते हैं। सोल्व द क्रिप्टोरिथ्म गिवन बिलो। तो आपके सामने एक फॉर्म दी गई है, इसको सोल्व करना है। इसमें क्या करते हैं आप, इसमें मानकर चलते हैं, ठीक है। आपको ये देखना होगा कि 1 में क्या ऐड करने पर 0 आता है। देखो अगर 1 में हम, आपको पता है, आप इसको कैसे करेंगे, इसको हम चलते हैं अपने PDF सॉल्यूशन पर, जिससे कि आपको ज़्यादा आसानी से मैं समझा सकूं। देखो यहाँ पर हमारे सामने है, लुक एट द यूनिट्स कॉलम 1 + b एंड्स इन अ 0। हमारे सामने जो कॉलम लिखा हुआ था वो किस तरह से लिखा हुआ था, वो देखते हैं हम कैसे लिखा हुआ था।
हमारे कॉलम्स लिखे हुए हैं, फर्स्ट वन लिखा हुआ है A1 + 1B, क्लियर, B0। इसका मतलब है कि वन में अगर हम B जोड़ें तो यूनिट डिजिट 0 आएगी। ये कब पॉसिबल है? जब हम B की वैल्यू 9 रखें, मतलब 1 + 9 करें तो वैल्यू 10 आएगी, जिसमें यूनिट डिजिट 0 होगी। अगर यूनिट डिजिट 0 होगी तो ये जो 1 है, ये 1 कहाँ जाएगा? ये हासिल का यहाँ पर आएगा। अब देखो B की वैल्यू क्योंकि हमने 9 रखी थी, 9, तो 1 हासिल का ये, इसके बाद A, फिर +1 आना चाहिए 9। इसका मतलब है 1 + A + 1 = 9 आना चाहिए। तो 2 + A = 9 आना चाहिए, और A की वैल्यू 9 - 2 हो गई, जो कि A की वैल्यू दिखाती है हमें 7 हो गई। तो अगर A की वैल्यू 7 हो गई तो इसको पुट करके देखते हैं। A की वैल्यू 7, मतलब कि A ये था 7, 1 पहले से था, B की वैल्यू 9 मानी हमने, 9 आ गई, 9 और 0 पहले से था। ऐड करने पर क्या ये सही आ रहा है? बिल्कुल सही आ रहा है। तो A की वैल्यू क्या हो गई? 7, और B की वैल्यू क्या हो गई? 9। इसी को पूरे को मैंने यहाँ पर करके दिखाया कि अगर 1 + B एंड हो रहा है 0 के साथ, यूनिट डिजिट 0 आ रही है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि इसके अलावा वहाँ पर कुछ और रखा जाए। तो 1 + B हमेशा 10 ही होगा, तभी 0 आएगी, और 10 होगा तो क्योंकि यहाँ पर 0 यूनिट डिजिट आ चुका है तो 1 कहाँ जाएगा? आपको पता है एडिशन में 1 हासिल में जाता है ऊपर, तो ये वाला 1 जो 10 का था हमने हासिल ले लिया, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर B की वैल्यू 9 आ गई, जिसकी वजह से क्या हुआ? ऊपर कैरी आ गया 1 फॉर द 10th कॉलम। लुक एट द 10th कॉलम, वी हैव A + 1 + द कैरी ऑफ 1 विच मस्ट इक्वल B। ये मैंने चीज़ आपको दिखाई, ये करके ये चीज़ ये लिखी हुई है, क्लियर। सब्सटीट्यूट करा, वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करने पर A7 आ गया, ये हमारा 7 आ गया था यहाँ पर। वैसे ही 71 + 19 कितना होता है? 90 होता है, ये चेक किया, आंसर सही आ गया। सेम इसी तरह से सेकंड ऑप्शन आप खुद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4th का और पार्ट, सेकंड आप खुद करेंगे। 5th पर आते हैं। कहा गया है कि स्कूल हैज़ फूड प्रोविजंस टू फीड 80 स्टूडेंट्स फॉर 15 डेज। मतलब स्कूल के पास कुछ खाना है जो वो 80 बच्चों को 15 दिनों तक सर्व कर सकता है। इसका मतलब है मान लीजिए 80 खाना है, 15 दिनों तक सर्व करेंगे, तो टोटल कितना खाना हो गया? कोशिश करो, मल्टीप्लाई करो। देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। 8 × 5 = 40, 0 4 ऊपर गया, 8 × 1 = 8, ये आपका आंसर आ गया। तो आपने देखा कि कितने खाना हो सकता है? 1200 प्रोविजंस हो सकते हैं। अब 1200 क्योंकि प्रोविज़न है, मतलब मान के चलो खाना है 1200, तो आपसे पूछा गया है कि अगर 20 मोर बच्चे और जोड़ दिए जाएं, 20 बच्चे और जोड़ दिए जाएं, तो कितने दिनों में प्रोविज़न जो खाना है वो ख़त्म हो जाएगा? 20 बच्चे और जोड़ दिए जाएं मतलब 80 की बजाय 20, मतलब 100 बच्चे हो गए। अब ये 100 बच्चे इस खाने को कितने दिन में खाएंगे? तो 1200 खाने को 100 बच्चे, 0 से 0 गई, 12 बचा, 12 डेज़ में खा लेंगे। ये तो हो गया छोटा तरीका जिससे मैं आपको समझा रहा हूँ, और आपको समझ में भी आना चाहिए, क्योंकि इसी के बाद आप लैंग्वेज के साथ कर सकते हो, ठीक है। तो आप लिखोगे कुछ इस तरह से, ठीक है। आप लिखोगे जो इनिशियल स्टूडेंट्स हैं वो कितने? इनिशियली स्टूडेंट्स आर 80 स्टूडेंट्स फॉर 15 डेज, क्लियर। टोटल प्रोविजन कितना हो गया? टोटल प्रोविजन यूनिट्स कितनी हो गई? 80 × 15 विच इज़ 1200, क्लियर। अभी 1200 जो है, न्यू स्टूडेंट कितने हो गए? इसके बाद कहा गया हमें न्यू स्टूडेंट्स इक्वल टू 20, 80 + 20 विच इज़ 100। अब न्यू डेज पूछेंगे
तो हम टोटल यूनिट्स को डिवाइड कर देंगे न्यू स्टूडेंट्स से, क्योंकि यूनिट तो सेम ही है ना। मेरे पास घर में पहले से 1200 खाना है, पहले 80 बच्चे खा रहे थे, अब 100 बच्चे खाएंगे, तो 100 से डिवाइड कर देंगे। एक बच्चा कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगा? 12 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 20 बच्चे हैं, 12 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका? 1200 खाने को 20 बच्चे खा रहे हैं, तो 100 बच्चे खा रहे हैं, तो 0 से 0 गई, बच्चा सिर्फ 12 डेज़। वो 12 डेज़ ही खाना चलेगा। क्लियर? और आपको अज्यूम क्या करना था यहाँ पर? अजम्पशन क्या है? सॉरी, फंबल कर गया। अजम्पशन है कि एवरी स्टूडेंट consumes the same amount of food per day। क्लियर? ये आपका assumption हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5th का और पार्ट, फिल द फॉलोइंग पिरामिड। अब इस पिरामिड को फॉर्म करने के लिए आपको एक तरीका जानना होगा। देखो यहाँ पर क्या है, 50, तो ये मोस्ट प्रोबेबली इस यहाँ पर लिखी डिजिट और यहाँ पर लिखी डिजिट का सम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाली हम जगह को फाइंड करेंगे। इसमें क्या मान लीजिए, ये आपने y मान लिया, तो y + 22 = 50। इसका मतलब y = 50 - 22 क्या आ गया? 28। अगर ये 28 आ गया, ये 28 आ गया, तो इसका मतलब है अगर यहाँ पे मैं x मान लूँ तो ये कितना होगा? 4 + x, और ये कितना होगा? x + 6। क्लियर भाई? इन दोनों का सम ये है और इन दोनों का सम यहाँ पर लिखा, और अब इन दोनों का सम ये लिखा हुआ है। तो मतलब 4x + x जो ये वाली टर्म है, और प्लस कर दी मैंने x + 6 जो ये वाली टर्म है, इन दोनों का सम कितना है? ये रहा। कितना आ गया? 28। तो अब इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने पर क्या आएगा? 4x + x कितना होता है? 5x + x 6x। 6x + 6 = 28, और 6x = 28 - के 6 विच इज़ 22। तो 6x = 22, x की वैल्यू आ गई 22/6। तो क्या हमारा आंसर सही है? क्या मैंने सही कर दिया? कुछ गलती हो सकती है। 4x + अच्छा 4 + x है, ये 4 + x है। तो आप देखो 4 + 6 कितना होता है? 4 + 6 10 + 2x, तो 2x = 18, और x की वैल्यू आ गई 9। क्लियर? x की वैल्यू जैसे ही 9 आई, हमें पता चला कि यहाँ पर 9 है, तो हम देख रहे हैं ये वैल्यू 9 आ गई। 9 + 4 कितना होता है? ये वैल्यू है, और ये वाली 9 + 6, तो 9 + 6 15 हो गया। ये 9 + 4 कितना हो गया? यहाँ पर हो गया आपका 13। अब क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो वैल्यू होगी उसका सम अगर 15 से कर दे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो मतलब अगर यहाँ पर मैं z मान लूँ तो 15 + z = 22 होगा। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी? 22 में से 15 गया 7, तो z की वैल्यू 7 लिख देंगे। क्लियर? अब 7 इस वैल्यू और इस वैल्यू का सम होगा, तो 6 + 1 7 होगा। क्लियर? इस तरह से हमने फिल कर लिया। अब इसके जो पॉइंट्स हैं, पार्ट्स हैं, एक एक चीज़, उसका मैं आपको स्टेप्स दिखा देता हूँ जो मैंने बनाए हुए हैं, जो आप पेपर में लिख सकते हो। बाकी आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो 5th का और पार्ट आपके सामने ये रहा। यहाँ से स्टार्ट होगा। पहले आप 28 फाइंड करोगे, उसके बाद आप मिसिंग ब्लॉक इन द बॉटम रो में जो मैंने 4x माना था और 6x + 6 माना था, ये क्या हुआ? 4 + x ये, और x + 6 ये 28 था, इसकी वजह से x 9 आया, जिसके बाद हमने बॉटम रो में 4 9 6 तीनों निकाल लिए। ठीक है,
496 निकाल लिए, जिसके बाद हमने ये दोनों निकाल लिए, इससे 15 निकाल लिया। अब 15 और 22 की वजह से 7 निकाल लिया, और 7 की और 6 की वजह से 1 निकाल लिया। क्लियर? इस तरह से आप पूरे स्क्रीनशॉट ले सकते हो और सारे स्टेप फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। सेक्शन डी आपके सामने है। सेक्शन डी में क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सेक्शन डी में कह रहा है कि द पाई चार्ट ऑन द राइट शोज द रिजल्ट ऑफ सर्वे कैरिड आउट टू फाइंड द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज बाय चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल। स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जब तक आप ऑप्शंस पढ़िए और स्टडी करिए इस पाई चार्ट को, तब तक मैं चाय की चुस्की ले लेता हूँ। आई होप आपने बहुत अच्छे से इसके ऑप्शन सारे क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। क्वेश्चन ए देखते हैं क्या कहता है। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। कौन सा मोड सबसे ज़्यादा कॉमन है, ट्रांसपोर्ट का कौन सा मोड सबसे ज़्यादा कॉमन है। अब देखो यहाँ पर पाई चार्ट में जो वो चलने का तरीका है वो 90 डिग्री है, इतना एरिया घेरा हुआ है। 120 डिग्री है बस का एरिया, 60 डिग्री है साइकिल, इससे भी कम कार, और 60 डिग्री है टू व्हीलर। अब देखो क्योंकि इनका टोटल 360 होना चाहिए, ये एक सर्कुलर पाई चार्ट है, तो पाई चार्ट में ये टोटल कितना डिग्री होगा 360। हमें कितना दे दिया गया 90 दे दिया गया, 120 दे दिया गया, 60 दे दिया गया, प्लस 60 दे दिया गया, और कार का नहीं दिया। तो 90 120 कितना हो गया 210, 210 और 60 कितना हो गया 270, 270 और 60 कितना हो गया 330। मतलब 360 में से 330 घटा दिया तो कितना बचा सिर्फ 30 डिग्री। तो मतलब ये आपका कितना हो गया 30 डिग्री। अब आप आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, बस, सबसे ज़्यादा दिख रहा है आपको। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन ट्रेवल बाय कार, कार से 30 डिग्री 30%। उसके बाद अच्छा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन, फ्रैक्शन का मतलब है 30 बाय टोटल, 30 कार यूज़ 30 डिग्री कितना है कार का हिस्सा, और टोटल कितना है 360, तो 0 से 0 गया, और 3 1 जा 3 और 3 बाय 36, 3 बाय 36, जिसको हम लिख देंगे कितना कार। पूछा गया है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन ट्रेवल बाय कार, है ना। तो कार कितना है, कार का आपका होना चाहिए, तो ये कितना आ गया 3 1 जा 3 और 3 12 जा 36, तो 1/12 फ्रैक्शन हो गया जो कार से यूज़ करेंगे ट्रांसपोर्ट को बच्चे। क्वेश्चन सी पूछता है इफ़ 18 चिल्ड्रन ट्रेवल बाय कार हाउ मैनी चिल्ड्रन टू पार्ट इन द सर्वे। अगर 18 बच्चे कार से ट्रेवल कर रहे हैं तो हाउ मैनी चिल्ड्रन टू पार्ट इन द सर्वे, तो कितने बच्चे टोटल ट्रेवल करें इस सर्वे में, मतलब एक तरह से काउंट किए जाएंगे, ठीक है। हाउ मैनी चिल्ड्रंस यूज टैक्सीज टू कैरी टू ट्रेवल टू स्कूल। टैक्सीज तो इसमें है ही नहीं, बस साइकिल टू व्हीलर और वॉक, टैक्सीज इसमें है ही नहीं। एक नई फिगर बनाते हैं, चलिए एक फिगर नहीं बनाता हूँ मैं जो पेपर में आ सकती है एज इट इज़ सेम क्वेश्चन के ऊपर। अगर आपके पास ये सर्कल होता, ये आपका 90 डिग्री कार होती, ठीक है, ये आपका 120 डिग्री बस होती, ये आपकी 60 डिग्री साइकिल होती, ये आपका टैक्सी जो कि हमने कितना निकाला था अभी 30 डिग्री, और ये आपका 60 डिग्री वॉक होता। अब बताइए कि अगर ऑप्शन सी देखते हैं, इफ़ 18 चिल्ड्रन ट्रेवल बाय कार, अगर 18 बच्चे कार से ट्रेवल कर रहे हैं तो कितने बच्चे पूरा सर्वे में पार्ट लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि कार जो है, कार वाला डिस्टेंस जो है 1/4 है पूरे के, ठीक है, 1/4 है। तो अगर आप देखें पहले
आइडेंटिफाई करना है द सेंट्रल एंगल फॉर द कार। सेंट्रल एंगल फॉर द कार क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री है। इसके बाद टोटल एंगल ऑफ अ कंप्लीट सर्कल क्या होगा? इज 360 डिग्री। कैलकुलेट करो द फ्रैक्शन बाय डिवाइडिंग द कार्स एंगल बाय द टोटल एंगल। तो फ्रैक्शन क्या आ गया आपका? फ्रैक्शन आ गया आपका 90/360 जो कि 1/4 हो गया। क्लियर? अब अगर ये 1/4 है तो आपसे कहा गया है इफ़ 18 चिल्ड्रन ट्रेवल बाय, ये तो हमने कर लिया बी का, एक बी का किया था यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, एक बी कर लिया ये हमने अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। अब इस डायग्राम के हिसाब से चलते हैं। सी पार्ट में कहा है कि 18 चिल्ड्रन ट्रेवल बाय कार। अगर 18 चिल्ड्रन कार से ट्रेवल कर रहे हैं तो टोटल कितने करेंगे? देखो सी पार्ट ऊपर करते हैं यहाँ पर। वी नो दैट 1/4 ऑफ टोटल चिल्ड्रन ट्रेवल बाय कार। वी नो दैट 1/4 ऑफ टोटल चिल्ड्रन ट्रेवल बाय कार। इतना क्लियर है? हमने अभी निकाला। सेकंड स्टेप क्या होगा? ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप क्या होगा? लेट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बी एक्स। ठीक है, अगर मान लो 1/4 कार से चल रहे हैं और टोटल x है तो इक्वेशन क्या होगी? 1/4 x का 18 स्टूडेंट्स हैं, ये गिवन है भाई। 1/4 इतने बच्चे कार से चल रहे हैं और ये 18th है, 18 स्टूडेंट्स हैं। ये कितना है? 1/4 है किसका? इस पूरे का। ये पूरा कितना है? x। तो x की वैल्यू कैसे आ जाएगी? 4 इधर जाएगा, x की वैल्यू आ गई 18 मल्टीप्लाई बाय 4 जो कि हो गया आपका 72। तो x 72 हुआ, मतलब टोटल स्टूडेंट्स जो पार्ट लेंगे वो कितने होंगे? देयर आर 72 चिल्ड्रंस इन टोटल। ठीक है, अब इसके बाद आपसे कहा गया है हाउ मैनी चिल्ड्रन यूज़ टैक्सीज टू ट्रेवल स्कूल। इसके हिसाब से टैक्सी बताओ कितने बच्चे यूज़ कर रहे हैं, मतलब 30। ठीक है, 30 कितना है? पहले देखो 30 360 का कितना होता है आपको पता है? 30 360 का 1/12 होता है। तो 72 का 1/12 कितना होगा? 6। मतलब 6 स्टूडेंट्स और 6 चिल्ड्रंस यूजिंग टैक्सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब आते हैं। क्वेश्चन नंबर डी पूछता है बाय विच 2 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर इक्वल नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन ट्रेवलिंग। तो दो कौन से हैं? इसके अकॉर्डिंग आंसर देते हैं इस वाले फिगर के। एक 60 डिग्री है भाई, 60 यहाँ पर है, तो साइकिल और वॉक, मतलब साइकिल एंड वॉक। आंसर क्या आ गया डी का? साइकिल एंड वॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। सेक्शन डी का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पार्क बेस्ड क्वेश्चन है। आपके सामने फिगर है। अ टाइनी पार्क इज कमिंग अप इन धौली। द प्लान इज शोन इन द फिगर। आपके सामने फिगर दिखाई गई है, प्लान आपको दिख गया है। द प्लान इज शोन इन द फिगर। द 2 स्क्वायर्स, 2 स्क्वायर है, स्क्वायर प्लॉट है। ईच ऑफ एरिया g स्क्वायर फीट दोनों का एरिया है। ठीक है, विल हैव अ ग्रीन कवर, जिसको ग्रीन कवर कर दिया गया है। ऑल द रिमेनिंग एरिया इज़ अ वॉकिंग पाथ। जो ये एरिया बचा ये वॉकिंग पाथ है। ठीक है, पाथ W मतलब W फीट का। ठीक है, W फीट इसकी चौड़ाई है।
इसके बाद W फीट वाइड दैट नीड्स टू बी टाइल्ड, इसको आपको टाइल लगानी है यहाँ पे, जो भी इस वो बन रहे हैं ये टाइल लगानी है यहाँ पे, और इसकी चौड़ाई W फीट है। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया दैट नीड्स टू बी टाइल्ड, तो इस एरिया के लिए जहाँ पर टाइल लगनी है इक्वेशन लिखो। क्लियर? अब पूछा क्या गया, इसके बिहाफ पर एक्सप्रेशंस लिखने हैं, तो राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया नीड्स टू बी टाइल्ड। एक्सप्रेशन क्या होगा वो देख लेते हैं। देखो मैं एक्सप्रेशन लिख के दिखाता हूँ आपको और समझाता हूँ एक एक चीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट द पार्क कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रीन स्क्वायर्स। पार्क 2 ग्रीन स्क्वायर कंटेन कर रहा है, ठीक है। इसके बाद पार्क का जो साइज़ है वो क्या है, रेक्टेंगुलर है, और स्क्वायर के 2 पार्ट है, मतलब रेक्टेंगल में से अगर 2 स्क्वायर या तो हटा दो आप, या फिर आप विड्थ के हिसाब से सब चीज़ें ऐड कर लो। तो अगर पॉइंट वाइज देखें तो स्टेप बाय स्टेप आप अपना आंसर लिखेंगे। द पार्क कंसिस्ट ऑफ 2 green squares and a path wrapping around, जो उनके चारों तरफ को उन्हें घेर रहा है, अराउंड एंड बिटवीन, और उनके बीच से भी निकल रहा है, बिटवीन देम। इतना क्लियर हुआ। सेकंड स्टेप जो होगा, टोटल लेंथ ऑफ पार्क क्या है। टोटल लेंथ आपको पता है कि ये W है, ठीक है, और स्क्वायर G स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये भी G है और ये भी G है। तो ये यहाँ तक की W हो गई इसकी चौड़ाई, यहाँ से स्क्वायर तक की G हो गई, फिर से यहाँ पर W हो गया, फिर से G हो गया, और यहाँ फिर से W हो गया। तो 2 W 2 G आ गए, तो 2 W प्लस G प्लस W प्लस G, W G और प्लस W, 3 W हो गए, क्योंकि देखो एक इधर W जितना गैप, बीच में W जितना गैप, और लास्ट में W जितना गैप। क्लियर? तो हमारे आ गए 3W प्लस 2G, इतना लेंथ हो गई टोटल पार्क की। थर्ड स्टेप, टोटल ब्रेथ कितनी हो गई। सेम इसी तरह से पहले W जितनी लंबाई ऊपर से नीचे तक है ब्रेथ, फिर G है पूरा यहाँ से यहाँ तक G है, ये पता नहीं दिख रही है आपको, नहीं, रेड लाइन, ऊपर से W जितनी चौड़ाई, फिर G जितनी लंबाई स्क्वायर की, और फिर से W, तो 2 W 1 G जितना चौड़ाई है, 2 W और 1 G। क्लियर? इतना हो गया। अब टोटल एरिया, फोर्थ स्टेप क्या हो गया आपका, टोटल एरिया। अब आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी, ठीक है। L क्या है, लेंथ क्या है, लेंथ है 3W प्लस G, ये आपकी लेंथ थी, ये आपकी ब्रेथ है, इसकी मल्टीप्लाई कर दी 2W प्लस G। अब आपका आंसर क्या आएगा, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा 2G स्क्वायर प्लस 4GW प्लस 3GW प्लस 6W स्क्वायर। इसको भी सोल्व करोगे आप, क्योंकि आपके पास G स्क्वायर 1 है, W स्क्वायर 1 है, बाकी 2 GW है, मतलब 4GW है और 3GW, मतलब ये ऐड हो जाएंगे। तो ये ऐड करने के बाद 7GW बन जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2G स्क्वायर प्लस 7GW प्लस 6W स्क्वायर। क्लियर? इतना आपने कर लिया। अब ग्रीन एरिया कितना है, ये तो हो गया रेक्टेंगल का एरिया, पूरे रेक्टेंगल का। अब आप फिर से निकालोगे फिफ्थ स्टेप में, ग्रीन एरिया कितना है। ग्रीन एरिया मतलब 2 स्क्वायर है, एक स्क्वायर 2 स्क्वायर्स है, और दोनों का सेम एरिया है, G स्क्वायर इंटू 2 कर दोगे तो 2G स्क्वायर आपका आंसर हुआ। अब टाइल
कितने एरिया पर लगनी है। अगर हम इस टोटल में से, पूरे में से हम सिर्फ ये वाला हिस्सा हटा देंगे एरिया स्क्वायर का, तो हमें वो एरिया मिल जाएगा जिस पर टाइल लगनी है। ठीक है, तो टोटल कौन सा था, टोटल वैल्यू थी 4th पॉइंट में और ग्रीन एरिया की वैल्यू थी 5th पॉइंट में। 4th में से 5th माइनस कर देंगे तो 6 पॉइंट आ गया आपका टोटल एरिया। टाइल्ड एरिया लिखेंगे, टाइल्ड पाथ एरिया इक्वल टू टोटल एरिया माइनस के ग्रीन एरिया। ग्रीन एरिया मतलब दोनों स्क्वायर, टोटल एरिया और ग्रीन एरिया। तो ऊपर वाली वैल्यू कितनी थी, 2g² प्लस 7gw प्लस 6w² माइनस करेंगे ये वैल्यू 2g माइनस क्या करिए आपने, ये वैल्यू। आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 2g² से 2g² गया, बच्चा कितना, सिर्फ 7gw प्लस 6w² स्क्वायर फीट। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, इस तरह से आपने एक्सप्रेशन लिख दिया, पूरा कंप्लीट करा, अच्छे से समझाया, अच्छे से समझ में आया, सारे स्टेप्स फॉलो किए हमने। आइए केस बेस्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने 2 केस बेस्ड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है अ मैथमेटिशियन राइट्स अ 3 डिजिट नंबर ABC। एक मैथमेटिशियन है जो ABC एक 3 डिजिट नंबर लिखता है, ये ABC हो गया। फ्रॉम दिस नंबर शी फॉर्म्स, अब ये नंबर से वो क्या बनाती है, शी क्लेम करती है कि जो ABC प्लस BCA प्लस CAB, हमने अभी इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन किया था, तो ABC BCA CAB तीनों सेम डिजिट से मिले नंबर है, इनका सम हमेशा 37 से डिविजिबल होता है। हमने ये प्रूफ भी किया था। एंड ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, ये भी हमने प्रूफ किया था। नो मैटर व्हाट डिजिट आई चूज़, और नो मैटर इन ये डिजिट कौन सी होगी। ठीक है, तो ये क्या था, अपने आप में सही था या गलत था, सही था, हमने खुद करके देखा था। तो ऑप्शन ए पर आते हैं। क्वेश्चन ए पूछता है राइट ABC BCA एंड CAB इन अलजेब्रिक फॉर्म यूजिंग ABC। तो अलजेब्रिक फॉर्म में ABC को यूज़ करके आप कैसे लिखोगे, आइए लिखते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं पेंसिल अपनी बारीक करके। तो अ 3 डिजिट number is written as 100 into hundreds plus 10 into tens plus units। कैसे, ABC जो कि होगा 100A प्लस 10B प्लस C, BCA होगा 100B प्लस 10C प्लस A, और CAB होगा 100C प्लस 10A प्लस B। ठीक है, यही आपको प्रूफ करके दिखाना था। अलजेब्रिक आपको एक इसमें लिखना था, अलजेब्रिक फॉर्म में ABC का यूज़ करके। फर्स्ट हमने यहाँ कंप्लीट किया। सेकंड क्या कहता है, फाइंड ABC BCA एंड CAB इन टर्म्स ऑफ ABC। ABC की वैल्यू निकालो। अगर हम ABC की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास इनको नेक्स्ट स्टेप में सेम चीज़ का हम सम कर देंगे। जैसे ही हम सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 111, हमारे पास सम आ जाएगा इनका 111A प्लस 111B प्लस 111C, और फैक्टर आउट अगर हम कर ले 111 को तो अंदर बचेगा A प्लस B प्लस C। क्लियर, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। और ये आपसे पूछा था फाइंड द सम ऑफ ABC CAB इन टर्म्स ऑफ ABC। ठीक है, यहाँ पर सम लिखना रह गया। क्वेश्चन C कहता है शो अलजेब्रिकली व्हाई दिस सम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 37। C पॉइंट में सेम पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए, दोबारा से सारी चीज़ लिखने के बाद फिर से आगे बढ़ाते हुए क्या लिखोगे कि क्योंकि वी कैन फैक्टराइज द नंबर, वी कैन फैक्टराइज द नंबर 111। तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है इसको फैक्टराइज करने के बाद 111 इक्वल टू 37 इंटू 3।
जिससे क्या पता चला, जिससे पता, तो 37 इंटू 3 आ गया। अब इससे क्या पता चला हमें इससे पता चला कि जो अगर हम इसे सब्सटीट्यूट करें किसके अंदर, इस वैल्यू को, इस वैल्यू की जगह ये वैल्यू रख दें इक्वेशन फर्स्ट में, तो कंक्लूजन निकलता है, पहले पॉइंट लिखो कि सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा 37 इंटू 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन में लिख देंगे हम कि सिंस 37 इज अ फैक्टर ऑफ द फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है, द टोटल सम मस्ट बी डिविजिबल बाय 37 रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c, regardless of the values of a, b and c, ठीक है। लास्ट पार्ट पर आते हैं डी पर, चेक वेदर द सम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3, जस्टिफाई योर आंसर। ऑब्वियसली येस इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, येस इट इज ऑलवेज, हम डिविजिबल बाय 3, क्योंकि हमने यहाँ पे 37 इंटू 3 लिखा, सेम लिख देंगे आप सिंस 3 इज अ फैक्टर ऑफ द फाइनल एक्सप्रेशन, सेम चीज़ लिख देंगे आप 3 के लिए, ठीक है, यहाँ पर 3 लिख के पूरी लाइन सेम लिख देंगे डी में भी। सेकंड केस बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर अ 2x2 स्क्वायर ऑफ नंबर्स इन अ कैलेंडर एज शोन इन द फिगर। ये आपको कैलेंडर दे दिया गया, इसके बिहाफ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर्स लाइंग अलोंग ईच डायगोनल। तो ईच डायगोनल में जो प्रोडक्ट्स है नंबर्स का वो बताना है आपको डायगोनली। तो पहले में आपको दिख रहा है फॉर द हाईलाइटेड 2 and 2 स्क्वायर इन द कैलेंडर द नंबर आर, टॉप रोज में कौन से 4 and 5, देखो ये यहाँ पर आपको शायद दिख ना रहा हो, ये आपको पीले से दिखेगा और मोटा करके, ये आपको डायगोनली इनकी मल्टीप्लाई होनी है, 4 टॉप रो में 4 5 है, बॉटम रो में 11 12 है, तो ए में क्या होगा 4 इंटू 12 विच इज़ 48, और दूसरा क्या होगा 11 इंटू 5 विच इज़ 55। इसके बाद बी कहता है डू दिस फॉर द अदर 2x2 स्क्वायर। अदर 2x2 स्क्वायर कौन सा है, कोई भी ले सकते हो आप, 2 17 18 24 आप ले लो, ये वाला 17 18 24 25, सेम चीज़ इसमें करोगे आप, ठीक है, अपने आप, ये बिना देखे अपने आप करोगे जैसे मैंने बताया। सी क्वेश्चन पूछता है आपसे व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट द डायगोनल प्रोडक्ट्स। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया डायगोनल प्रोडक्ट्स का, मतलब डायगोनली उनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो बाय लुकिंग एट द रिजल्ट फ्रॉम पार्ट्स ए एंड बी, हमने दोनों पार्ट को देखा, ऑब्जर्व किया कि डायगोनली अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम वी कैन ऑब्जर्व अ कंसिस्टेंट पैटर्न, क्या कि द डिफरेंस बिटवीन 2 डायगोनल्स प्रोडक्ट इज ऑलवेज, क्या डिफरेंस मैटर किया कि द डिफरेंस बिटवीन द 2 डायगोनल प्रोडक्ट इज ऑलवेज 7, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, देखो इसमें भी क्या है कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है 7, और जो आपने दूसरा करोगे ना उसमें भी 7 का डिफरेंस आएगा, क्लियर। और लास्ट क्वेश्चन डी बट नॉट लीस्ट, एक्सप्लेन वाई दिस हैपन्स यूजिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज़ करके बताना है आपको ऐसा क्यों हो रहा है। देखो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो डायगोनल है ना, ये ए है, ये a+1 है, यहाँ पर a+7 आ गया। देखो ये जो 4 और 5 है, जो आप हमेशा देखना इसमें हो क्या रहा है कि ये a है तो ये a+1 है, ये a+7 है तो ये a+8 है। अब हम जब भी इनकी डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब a की मल्टीप्लाई a+8 से करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपका a² + 8a, ठीक है। सेम इसी तरह से दूसरे वाले में करेंगे आप, तो अब इसके बीच का डिफरेंस कितना हुआ,
इसके बीच का डिफरेंस हुआ, दूसरे वाले में करेंगे तो आएगा आप, ये तो एक डायगोनल का करा आपने, मतलब इसका और इसका करा सम, ये मल्टीप्लिकेशन। अब अगर हम इसका और इसका करें, मतलब a+1 और a+7 का करें तो कितना आ गया, ये आ गया आपका a² + 8a+7। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू अगर आप इनका डिफरेंस लेंगे तो हमेशा क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस कैसे लिखोगे आप कि a² + 8a+7 में से माइनस करे आपने a² + 8a, तो a² 8a दोनों कट गए, बचा क्या, सिर्फ 7। इस तरह से आप पूरा दिखाओगे। और ये मैंने आपको समझा दिया क्यों, ये कैसे करा हमने इसको यूज़ करके दिखाया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, ठीक है। तो अगर आपको ये स्टेप बाय स्टेप देखना है तो वो कुछ इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमने कैसे करा, इस तरह से करा, ठीक है। तो डी का ऑप्शन का पूरा प्रॉपर आंसर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी पीडीएफ के साथ डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। आई होप आपको पेपर समझ में आया और आपने इसको बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से करा। आगे भी हम ऐसे ही करते रहेंगे। मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं हॉस्पिटलाइज था, तो अब थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ, बेड रेस्ट है, फिर भी आपके लिए पेपर बना रहा हूँ। अभी क्योंकि पेपर में बहुत कम टाइम है तो बिना टाइम वेस्ट किए पेपर को सोल्व करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो और कमेंट्स में बताना कि कौन से क्वेश्चन में दिक्कत है, आगे वो सोल्व करेंगे। मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। और हाँ, अगर आप नए जुड़े हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो तो ये करते ही हैं। बाकी स्कूल के बाद ज्वाइन, हाँ बाकी आपके एग्जाम्स के बाद बात करेंगे कि हम और कहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। अभी पेपर पर ध्यान दो और इस पीडीएफ के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करके इस पीडीएफ को विद डिटेल सॉल्यूशन अवेल कर सकते हो। बाय बाय दोस्तों।